लेक्चर स्टार्ट हो गया है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है यार, ध्यान दो अभी। पता है मुझे, तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ मैं एक। सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का लास्ट टाइम पे फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला था ना। तो मैंने बोला था कि इसके ऊपर कुछ सॉल्ट्स का केएसपी और एस का रिलेशन निकालो। कौन सा सॉल्ट था बताओ जरा, कौन सा बोला था मैंने? ओके ओके, ध्यान दो पहले। अगर PbSO4 है मेरे पास, PbSO4, इसको आयोनाइज करने से, हाँ SO4 2- मिलता है ना। सुनो इधर, अभी आवाज नहीं। एक्स और वाई का वैल्यू क्या है? 1 है। तो KSP इज इक्वल टू 1:1, 1:1 S:2। तो आपको KSP इज इक्वल टू S² मिलता है। तो इसका मतलब S इज इक्वल टू रूट ऑफ KSP, है ना। या फिर हम इसको, है ना, ये भी लिख सकते। सर का आवाज सुनाई दिया ना, खुश हो जाओ। ओके ध्यान दो। और कौन सा सॉल्ट दिया बोला था? PbI2, ठीक है। PbI2 का आयोनाइजेशन इज +2I-। तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। सो KSP इज इक्वल टू 2:2 S:2। तो आपका जो KSP आएगा वो 4S³ आएगा, बराबर है। जिसको आप लिख सकते हो S इज इक्वल टू KSP/4 होल रेज टू 1/4। समझा क्या? सॉरी 1/4 नहीं, 1/3, 1/3 है ना। क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं। इसको क्यूब रूट भी लिख सकते हो आप। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, S इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ KSP/4। देखो इस पे ना दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सुनो। एक तो आता है न्यूमेरिकल बेस्ड, और एक आता है कि सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना होता है। एक्सप्रेशन मतलब ये, ऐसा एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। और कौन सा सॉल्ट बोला था मैंने? ओके, Bi2S3 को आयोनाइज करेंगे तो क्या मिलता है? 3S2-, करेक्ट। एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 3 है। अब यहां पे आपका KSP जो आएगा वो आएगा 2:2, 3:3, S:2+3। सेम क्वेश्चन सीईटी में आया है, सेम सेम क्वेश्चन। मतलब सॉल्ट एग्जैक्टली ये नहीं था, बट ऐसा ही टाइप का था, ठीक है। तो इसका 3 का क्यूब 27, और ये 4, 27 4 होता है 108। तो ये हो जाता है KSP इज इक्वल टू क्या, 108 इंटू S:5। तो आपका जो S आएगा ना वो आएगा KSP/108 होल रेज टू 1/5। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में।
और कौन सा सॉल्ट बोला था? उसका भी यही आएगा, है ना? हाँ, वो मैंने इसलिए दिया था कि इधर एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हारे को। देखो, जो आपका फोर्थ वाला सॉल्ट मैंने दिया था, कैल्शियम फॉस्फेट, बात नहीं करना अभी कोई। सो इसका आयोनाइजेशन Ca2 प्लस +2 PO4 3 माइनस, तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है, बराबर। इसका भी जो KSP आता है वो सेम आता है, 108 इंटू S⁵5, है ना? तो S इज इक्वल टू KSP बाय होल रेस टू 1/5, ये आता है। अच्छा, एक दो और सॉल्व में बताता हूँ, भी कर लो, ये वाला करके बताओ। जैन मंदिर हाँ, नहीं समझा नहीं पब्लिक को। चलो इधर ध्यान दो, इसका मेरे को बताओ S और KSP का वैल्यू। पूरा बेंच खाली है, इधर कोई बैठा ही नहीं। हाँ? इधर 2 लोग बैठ सकते हैं। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। PbI2 किया था ना तुमने? PbI2 किया ना? ये वाला करो और एक करो, ये वाला, इसका भी नहीं करो। बातें कम करो यार, सॉल्व करो। लास्ट बेंच, सोडियम सल्फेट है वो। इसका x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है। तो इसका जो KSP आएगा ना, 27 आया रहेगा आपको, 27 S⁴, ये आया ना? सो S साइलेंट अपॉन 27 होल रेस टू, और ये वाला करो, इसका कितना आ रहा है? टू Na प्लस SO4 2 माइनस। ओके, तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, कितना आ रहा है? 4s³ आ रहा है क्या? हाँ। अभी जो बता रहा हूं उसको ध्यान दो, एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। अभी जब इस पे न्यूमेरिकल आता है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सॉल्ट को आयनाइज करके फिर पूरा रिलेशन निकालते हैं, देन वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली अपने को S पूछा जाता है एग्जाम में, सोल्यूबिलिटी पूछा जाता है। सोल्यूबिलिटी पूछेंगे तो KSP गिवन होगा। अब पूरा रिलेशन तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो सॉल्व होगा ये। अभी आपको सॉल्ट दे दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको पहले S और KSP का रिलेशन पता होना चाहिए। तो इसका एक शॉर्टकट है। अभी देखो, ये जो मैंने आपको AgCl का एग्जांपल दिया था क्या? AgCl का एग्जांपल और इस एग्जांपल का दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, S = √KSP आया, है ना?
उसका मैं तुम्हारे को ट्रिक बता रहा हूं, लिख के दूंगा नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड पे, ध्यान दो इधर। AgCl में क्या था, आपने आयनाइज किया इसको Ag प्लस, हाँ, तो अभी है ना, मैं यहाँ पे ट्रिक में स्टोइक्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं, चार्ज की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। चार्ज 1:1 का चार्ज है ये। AgCl के सॉल्ट को 1:1 सॉल्ट बोलते हैं, NaCl के सॉल्ट को 1:1 सॉल्ट बोलते हैं, KCl के सॉल्ट को 1:1। ये 1:1 स्टोइक्योमेट्री नहीं है, ये चार्ज को बोला जा रहा है, चार्ज को, +1 -1 +1 -1। तो अगर कोई सॉल्ट +1 -1 है, कैटायन पे +1 एनायन पे -1, तो वो 1:1 सॉल्ट होता है। तो हमने क्या देखा कि 1:1 सॉल्ट में, और ये वाला 1:1 नहीं था, ये 2:2 है। कैसे? +2 -2। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी 1:1 और 2:2 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा तुमको, इसलिए इतना ही बता रहा हूं। 1:1 और 2:2 के टाइप के सॉल्ट होते हैं। अभी 2:2 में कॉपर सल्फेट भी आता है, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। हाँ, वो स्पेरिंगली सोल्यूबल नहीं है, बट वो 2:2 ही है। ओके, तो जितने भी 1:1 2:2 होंगे, उनका S का वैल्यू देखो क्या आएगा, ये आने वाला है। इसका भी वही आया था, लास्ट लेक्चर में किया था, S इज इक्वल टू √KSP। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा कोई सॉल्ट देखो जो 1:1 टाइप है या 2:2 है, अभी जैसे मैंने तुमको 2:2 में बहुत सारे एग्जांपल बताया, लेड सल्फेट बताया, बेरियम सल्फेट भी बताया लास्ट लेक्चर में, देखो Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, 2:2 टाइप। तो ये भी क्या रहेगा, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, S इज इक्वल टू √KSP आएगा। हाँ, उसके बाद ये वाला देखो, ये कौन सा है, 2:1, एनायन पे -1 का चार्ज है, कैटायन पे, हाँ, तो 2:1 या 1:2, ये देखो 1:2, दोनों का आंसर चेक करो, यही आंसर आया था उसका भी। ये देखो पीछे कितना आया, देखो, समझ रहा है क्या कुछ? टाइम पास ना हो एंट्रेंस में, इसलिए बता रहा हूं। तो 2:1 या 1:2 के सॉल्ट होते जो होते हैं, 2:1 मतलब चार्ज की बात कर रहा हूं, +2 -1 या +1 -2, तो इनका S क्या होगा, या फिर ये याद रख लो ना, इससे भी आप कर सकते हो, KSP इज इक्वल टू 4 × S3, ये फिक्स है। ठीक है, 1:3 या 3:1 का सॉल्ट होगा। अभी 3:1 देखो, मैंने यहां बताया था तुमको, ये देखो, ये दिख रहा है 3:1, इसमें AlCl3 भी हो सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बिकॉज Al3 + 3Cl-। इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं 1:3 टाइप और 3:1 टाइप, इनका वैल्यू भी फिक्स है। क्या है, KSP इज इक्वल टू 27S⁴। और जो लास्ट सॉल्ट है वो है 2:3 या 3:2। अब देखो ये वाला जो है, ये 2:3 है, +2 -3, और पीछे देखो कौन सा वाला, ये देखो ये वाला, ये 3:2 है। दोनों का आंसर सेम आया था क्या? ये देखो कितना आया है, 108 ही आया ना इधर भी, और ये देखो इधर भी 108 आया है। इधर गया वो, ये देखो ये वाला, समझा कुछ? इसको अपन लिखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में हेल्प करेगा अपने को। यहाँ पे एक मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सारे एंट्रेंस एग्जाम में यूज कर सकते हो, मैं खाली ये CET के लिए नहीं बता रहा, ये नीट और JEE में भी कर सकते हैं हम, सेम चीज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्या याद रखना है कि भाई 1:1 का सॉल्ट आया या फिर 2:2 का सॉल्ट आया, तो ऐसे केस में आपका जो S रहेगा, या फिर आप ऐसा लिख दो, KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर। या तो ये याद रखो, तुम्हारी मर्जी, जो तुमको इजी लगता है वो करो भाई, S इज इक्वल टू √KSP। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला तुम्हारे को,
इसके बाद कौन सा बताया? हाँ, 2:1 या फिर 1:2 टाइप का सॉल्ट रहेगा, तो KSP इज इक्वल टू 4 × S³ आ जाएगा, या फिर आप लिखो S इज इक्वल टू KSP/4 होल रेज टू 1/3। तीसरा 1:3 या 3:1 टाइप का सॉल्ट अगर होगा, तो इसमें आपका जो KSP आएगा वो 27S/4 आएगा, या फिर आप लिखो S इज इक्वल टू KSP/27 होल रेज टू 1/4। और लास्ट में 2:3 या फिर 3:2 रहेगा ना, सो इट इज 108S/5, या फिर आप लिखो S इज इक्वल टू KSP/108 होल रेज टू 1/5। तो तुमको बार बार सॉल्ट का वो KSPS का रिलेशन निकालना नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो। कौन है जिसकी अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है? बेंच की अनस्टेबिलिटी? सब बेंच भी इतना अनस्टेबल होता है? ठीक है, ठीक। लेक्चर छूटने के बाद एक दूसरे को धक्का हो, इधर कीचड़ में गिरा दो, फिर घर पे जाओ, ठीक है ना? एकदम मतलब सेटिस्फाइड रहोगे कि भाई हाँ आज मैंने इसको कीचड़ में गिरा दिया, और फिर चले जाओ घर पे। क्या है ना मम्मी, दाग अच्छे हैं। तो जाओ भाई, टाइड टाइड ना, सॉरी, टाइड वाला बुरा मान जाएगा। ओके, साइलेंट। देखो ओए, MCQ में ना इस पे भी क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अभी कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट तो सबको मालूम होना चाहिए। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई रिएक्शन करते हो तो उसमें अगर कोई सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है या सॉलिड रीजनरेट हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने के लिए ध्यान देना, इधर पे दो चीजों की जरूरत है, इसको समझने के लिए दो चीजें चाहिए। पहले वाले को हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है? देखो ध्यान दो इधर, कल हमने ये वाला इक्वेशन लिखा था, याद है क्या? है ना? और एक होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो KSP है ना, उसका भी इक्वेशन यही है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। देखो इधर दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आयोनिक प्रोडक्ट में जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो लिया जाता है एट टाइम t, ठीक है, एट टाइम t। लेकिन यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है वो एट टाइम t नहीं होता, वो एट इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे आता है। लास्ट टाइम मैंने स्टेटमेंट में भी ये लिखा था
कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एट इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक प्रोडक्ट आप कभी भी निकाल सकते हो, उसके लिए इक्विलिब्रियम की वेट करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज आपको आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो आपको 10 मिनट के बाद निकालो या आधे घंटे बाद निकालो, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है देन यू हैव टू वेट टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, अब इनके बीच में 3 केसेस हैं, 3 डिफरेंट केसेस, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब प्रेसिपिटेशन होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो केस है ना, फर्स्ट केस, उसमें बोला गया कि अगर आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल आ गया, सुनो अभी ध्यान से इधर, आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल आया, तो इसको है ना मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में बताता हूं। इधर ध्यान दो, अभी आवाज नहीं है। ये मान लो आयनिक प्रोडक्ट है और ये वाला सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अगर दोनों इक्वल है, सुनो ध्यान से, अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ, एक रिएक्शन से इसको समझते हैं, जैसे AgCl मेरे पास, अब ये इक्विलिब्रियम में रहता है ना हमेशा, Ag प्लस NCl माइनस इक्विलिब्रियम में रहता है। ओके, इसका मीनिंग ये है कि जो आपका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो तो इक्विलिब्रियम पे आता है, तो इक्विलिब्रियम पे आयंस का जितना कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड था आपके सोल्यूशन में उतना प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में पहली बात तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम ही माना जाएगा, समझा गया। और यह केस होता है फॉर विच सोल्यूशन, यस, सैचुरेटेड सोल्यूशन में होता है। और अगर ये सैचुरेटेड सोल्यूशन में होता है तो यहां पे प्रेसिपिटेट कभी नहीं आएगा, ये इक्विलिब्रियम पे जितना आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए था आयोनिक प्रोडक्ट, उतना ही आपका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी आया, या जितना आप ऐसा बोल लो कि जितना सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आपको चाहिए था इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, उतना ही आयनिक प्रोडक्ट आपके सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है, उतना ही बराबर है दोनों। तो ऐसे केस में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहता है, और ऐसा सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है, बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। तो कहां से प्रेसिपिटेशन आएगा? नहीं आएगा, कोई सॉलिड रीजनरेट नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में उन्होंने बोला कि अगर आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू KSP से कम आया, आयनिक प्रोडक्ट कम है, हाँ, अब यही तो ये समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नहीं आता ये। देखो इधर, अभी आयनिक प्रोडक्ट कम है ना, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को थोड़ा बड़ा बना दे। हाँ, ध्यान दो इधर, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट एंड दिस इज, अब जिनका दिमाग नहीं चलता ना उनको नहीं समझेगा। हाँ, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे आता है, मतलब इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए था आयंस का, उससे कम कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर कंसंट्रेशन कम है, मतलब कि इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, ये इक्विलिब्रियम पे तब पहुंचेगा जब IP का वैल्यू बढ़ेगा। IP का वैल्यू बढ़ाने के लिए इनका वैल्यू बढ़ना चाहिए, इनका वैल्यू तब बढ़ेगा जब ये फॉरवर्ड में जाएगा। मैं फॉरवर्ड में जाएगा गधो, फॉरवर्ड में जाएगा तभी तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पे जितने आयंस चाहिए उतने आयंस सोल्यूशन में नहीं है, समझा कि नहीं? तो आपको आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है ताकि वो इक्विलिब्रियम के बराबर हो, तो उसके लिए आयंस किस साइड है? राइट साइड। तो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो कहां से प्रेसिपिटेट आएगा? क्योंकि वो तो और डिसॉल्व होना स्टार्ट होएगा,
इसकी तो और सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी इसका मतलब। तो ऐसे केस में हमको क्या समझा कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाता है, बराबर, जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है। अरे यस और नो? अबे अनसैचुरेटेड होगा तभी तो और एजीसीएल डिसॉल्व होगा ना। अगर सैचुरेशन आ चुका है तो एजीसीएल डिसॉल्व क्यों होगा? अगर एक्स्ट्रा एजीसीएल और डिसॉल्व हो रहा है इट मींस अभी तक सैचुरेशन पॉइंट आया ही नहीं है, तो इसका मतलब सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है। तो ऐसे केस में भी कभी प्रेसिपिटेट नहीं आता क्योंकि वो फॉरवर्ड जा रहा है। थर्ड केस, आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहां पे आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू बड़ा है और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू छोटा हो गया। अब यहां पे ये देखो, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में ज्यादा है, मतलब जितना केएसपी के लिए चाहिए, मतलब जितना इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उससे ज्यादा है। अब अगर उससे ज्यादा है तो इस बार आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज इसको केएसपी को मैच करना है। अब इसको डिक्रीज करने का मतलब ये लोग कंज्यूम होंगे, अगर ये कंज्यूम होंगे तो ये बैकवर्ड जाएंगे, अगर बैकवर्ड जाएंगे तो सॉलिड बनेगा, सॉलिड बनेगा मतलब प्रेसिपिटेशन होगा। इसका मतलब इस केस में रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ये गया तो आप लिखोगे सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। याद है क्या, सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था, 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, तो प्रेसिपिटेशन सुपर सैचुरेटेड में ही होता है। और यहां पे हम लिखेंगे प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। अब इसी पे ना पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट देते हैं न्यूमेरिकल में और पूछते हैं कि वो प्रेसिपिटेट आउट होगा या नहीं होगा। तो प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए उसका आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू उसके केएसपी से ज्यादा आना चाहिए, और अगर कम आया तो आप लिखोगे प्रेसिपिटेट नहीं होने वाला है, ज्यादा आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, क्या बात है, किसका बॉटल है मेरा? तो 10 बज गए, तूने इतना ही पानी पिया? सुबह के 10 AM लिखा है उसमें, तो अभी तो तू यहाँ होना मांगता था। यू डिड इट के पास, बट यू डिडंट। हाँ क्या? अरे ऐसा बॉटल उधर बाजू में भी है, तो उससे मैं सवाल करता हूँ ऐसा। हाँ ये देखो, तू भी 12 बजे पी। ये क्या, इससे मोटिवेशन मिलता है क्या ऐसा? गेट स्टार्टेड, रिमेंबर योर गोल, फॉरगेट योर गोल। 9 ऐसा, 9 AM रिमेंबर योर गोल, 10 AM फॉरगेट योर गोल। और रात को लिखा है नहीं भाई, 1, ओ लास्ट में लिखा 1 PM, व्हाट वाज द गोल, वो ना चाहिए था उधर, क्योंकि ये तो क्लास के बाहर भी होता है। सर ने बोला कुछ अपना मोटिवेशन दिया, अरे सर क्या बोल रहे थे, फिर क्लास से बाहर निकला क्या बोल रहे थे, ऐसे होता है ना, क्या क्या बोल रहे थे।
पानी दिखता नहीं है ना तो ज्यादा पी लेता है, तो दिख रहा है वो। कम पी रहे हो मतलब, तुम पानी कम पी रहे हो, ज्यादा पियो। अभी ऑर्गेनिक आ रहा है ना। पानी निकाल के दानी को दे दो, दान कर देंगे उसको, दान कर देंगे। ओए, हो गया लिख के। ओके साइलेंट, इधर ध्यान दो। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं अपन। अगर कोई किसी ने फोन खोला है, क्योंकि मेरे को टॉस वॉस सब सुना, तुमको ऐसा टॉस करेंगे ना, यहाँ से सेकंड फ्लोर से टॉस करेंगे। समझा ना, ऐसा खड़ा गिरोगे तुम, हेड टेल कुछ नहीं आएगा। मैं सर को बोल दूंगा अभी, क्या किसने हाँ, मेरा लेक्चर होने के बाद सर को यहाँ बुला लूंगा, अब बैग चेक होगा किस किसने फोन लेके बैठा है। नहीं नहीं अभी नहीं, जरा चैप्टर खत्म हुए ना, फिर थोड़ा सर का भी लेक्चर होएगा तो सर भी थोड़ा फ्री रहेंगे, तो तोड़ने में मजा आएगा, थोड़ा मजा। जिसके पास भी फोन है ईमानदारी से लाके रख दो, तो बच गया वो। हाँ, नहीं तो बेटे गया। टॉस देखने का है तुम्हारे को, टॉस। मैं खाली टेस्ट क्रिकेट देखता हूँ, ये आईपीएल अपन जेंटलमैन गेम नहीं, वो मेन गेम है, 5 दिन खेलने आना मांगता है, ये क्या है। तुम अभी फिलहाल इधर ध्यान दो, जब तुम पैदा हुए थे ना तब वो आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तब से हम देख रहे थे। बद्री, क्या क्या दिक्कत क्या है, डाउट। करो टाइम पास, 9 बजे तक लेक्चर लूंगा मैं। तो स्पेशल कलेक्शन, स्पेशल कलेक्शन है आज। क्या बात है, अभी इधर ध्यान दो, मजा आ गया। बिना हाथ मैला किए रेड हो गई। अभी ध्यान दो इधर, अभी लेक्चर खत्म होने तक मैं सोचूंगा कि वापस देना है। A solution is prepared by mixing equal volume। इधर ध्यान दो अभी, ओए बस हो गया, अब टाइम पास नहीं। सॉल्यूशन रे, इन्होंने बोला है सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार MgCl2 एंड 0.3 मोलार
इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट ग्रुप होता है C2O4। अभी यहाँ पे दो सोल्यूशन है। अब यहाँ पे जो इक्वल वॉल्यूम वर्ड लिखा है उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, वो अभी बताऊंगा थोड़े टाइम। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वुड MgC2O4 प्रेसिपिटेट आउट। अब MgC2O4 तभी बनेगा जब आप दो को मिक्स करोगे, ऑब्वियसली, क्योंकि MgCl2 डिफरेंट सॉल्ट है और ऑक्जेलेट वाला सॉल्ट डिफरेंट है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ होना चाहिए? हाँ, मतलब बेसिकली ऑक्जेलेट आयन के साथ, सोडियम के साथ नहीं। मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्जेलेट के साथ होगा तभी MgC2O4 बनेगा। अब इन्होंने पूछा प्रेसिपिटेट आउट होगा क्या, तो ये ओरली नहीं बता सकते। इसके लिए आपको आईपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने केएसपी का वैल्यू दिया इधर, देखो केएसपी दिया हुआ इधर, ये केएसपी है। तो अगर आईपी का वैल्यू ग्रेटर आया इससे तो अपन लिखेंगे कि प्रेसिपिटेट आउट हुआ है, बट अगर कम आया तो हम लिखेंगे प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है। उसके लिए सबसे पहला चीज ये है कि जब उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि इक्वल वॉल्यूम में मिक्सिंग हुआ है इसका मतलब ये है, इधर लिखता हूं मैं, V1 इक्वल टू V2 है। तो जो आप मिक्सिंग करोगे ना, तो मिक्सिंग के बाद टोटल वॉल्यूम लिया जाता है, तो टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 रहेगा, फिर ये तो डबल हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम बिकम डबल। तो अगर आपका वॉल्यूम डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया, वॉल्यूम अगर डबल हो जा रहा है तो इससे ना कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन है इनवर्स। तो जब आप वॉल्यूम को डबल करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उससे सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, उसको हाफ करना पड़ेगा। अब MgCl2 में से मुझे, ध्यान से सुनो इधर, ये MgCl2 है आपका, है ना, इसको आयनाइज करेंगे तो क्या मिलने वाला है? Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो इसका भी 0.1 रहेगा। इसका कितना रहेगा? 2 इंटू 0.1। बट Cl से लेना देना नहीं है, Cl को छोड़ दो। Mg2 प्लस से अपने को लेना देना है, क्योंकि आपको जिस सॉल्ट के बारे में पूछा गया उसमें मैग्नीशियम है। तो अभी इधर पे ध्यान दो, मैग्नीशियम जो है वो कितना दिया है? अरे कितना दिया है गधों, इधर लिखा भी है मैंने, 0.1। अब ये जो 0.1 है इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 0.05 मोलर हो जाएगा, क्योंकि हाफ करना पड़ेगा क्योंकि अपने मिक्स किया है। अब जो दूसरा सॉल्ट है आपका, दैट इज Na2C2O4, ये आयनाइज होगा ना तो देगा ये 2Na प्लस प्लस C2O4 2 माइनस। तो अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिखा था यहाँ पे? 0.3। तो ये कितना रहेगा मतलब मैं 2 इंटू 0.3, और ये कितना रहेगा? ये 0.3 रहेगा। अब मुझे ऑक्जेलेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी हाफ करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये? 0.15। अब इन दोनों से मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं आयनिक प्रोडक्ट का, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट जो होगा वो आएगा कैसे? Mg2 प्लस का रिएक्शन होने वाला है C2O4 2 माइनस के साथ मिक्सिंग के बाद, और इनसे क्या बनेगा? MgC2O4। ये रिवर्सिबल लिखना पड़ेगा, ये रिवर्सिबल लिखना पड़ेगा ऐसे। तो अब मुझे बताओ, आयनिक प्रोडक्ट चाहिए ना अपने को, तो आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? Ip इज इक्वल टू क्या? मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन और उसके साथ C2O4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.05, मतलब कितना? 5 इंटू 10⁻⁻²। और ऑक्जेलेट कितना आया? ऑक्जेलेट आया 15 इंटू 10⁻⁻²। यही आया। कितना हो गया? 75 हो गया ना, 75 हो गया ना, 75 इंटू 10⁻⁻4, तो मतलब ये हो गया 7.5 इंटू 10⁻⁻3। चेक कर लो आईपी और केएसपी में कौन सा बड़ा है? आईपी बड़ा है, क्योंकि -5 है और वो -3 है। तो आंसर अपने को मिल चुका है कि जो आयोनिक प्रोडक्ट है, हाँ, वो ग्रेटर देन केएसपी आ गया। तो अगर ये आया, इसका मतलब हम लिखेंगे MgC2O4 प्रेसिपिटेट आउट। समझा? दैट्स इट।
और ये कहाँ यूज होता है वो भी मैं बता दूं, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि यहां से सॉल्युबिलिटी डिसाइड होती है। जो सब्सटेंस जल्दी प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, और जो प्रेसिपिटेट आउट होने में सबसे ज्यादा देर लगाता है या सबसे लास्ट में होता है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी वो पहले बाहर आएगा, वो पहले सेपरेट हो जाएगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी वो इजीली सेपरेट नहीं होता है। तो इससे अपन डिसाइड करते हैं, सॉल्युबिलिटी भी डिसाइड कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की। तो ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। अब मेरे को है ना यहां पे बताना था, ये अगर तुमने ये इक्वल वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया और डायरेक्टली ये कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व किया तो गलत ही आंसर आएगा, क्योंकि हमने अगर ये जब भी ऐसा कुछ वर्ड आता है ना, वॉल्यूम इक्वल है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, ये सबको ध्यान में रखना होता है, की पॉइंट्स होता है ये। जल्दी लिखो। ऐसा क्वेश्चन एक बार जेई मेंस में भी आया है, इसी ऐसा ही टाइप का। हो गया? हाँ, तो मैंने कैपिटल एम लिखा ना उसके जगह, मोल पर लीटर है। देखो ये सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हमको मैग्नीशियम और ऑक्सलेट चाहिए था। हो गया? चेंज करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एजीबीआर। देखो एजीबीआर स्पेरिंगली सोल्यूबल है, मैंने लिखवाया था एग्जांपल में। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, मतलब ये कौन सा वैल्यू है? केएसपी का वैल्यू है। केएसपी इज 5.2 इंटू 10 के पावर में -13, बहुत छोटा वैल्यू है। कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी। देखो सोल्यूबिलिटी दो अलग अलग यूनिट में निकालने बोला है, कल मैंने ये फॉर्मूला सिखाया था। मोल पर लीटर मतलब नॉर्मल एस निकालना है, कैपिटल एस, और ग्राम पर लीटर निकालने के लिए वो एक रिलेशन याद है, मोलार सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर अपॉन मोलार मास, वो लगेगा क्योंकि मोलार मास गिवन है, मोलार मास गिवन है। तो पहले तो AgBr 1:1 का सॉल्ट है। अब बोर्ड का पेपर है तो सॉल्व करना पड़ेगा। AgBr 1:1 सॉल्ट है, मतलब क्या बनेगा इसका? Ag प्लस एंड Br माइनस, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो आपका जो KSP आएगा वो s का स्क्वायर आएगा। तो फिर सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं यहां से, s इज इक्वल टू रूट ऑफ KSP। KSP का वैल्यू हमको गिवन है, देखो कितना दिया हुआ है KSP का वैल्यू, 5.2 इंटू 10⁻13, उसको 52 कर देंगे हम, तो 10⁻14 हो जाएगा ना। 52 के बाजू में जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है 49 है, 7 है, मतलब इसका आंसर 7.2 के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। 7.1 भी हो सकता है, 2 ठीक है, 2 ज्यादा सही रहेगा। 49 कितना है? 7.2 है ना। तो इसका आंसर 7.2 आएगा रूट 52 का, -14 बाहर निकल के -7 हो जाएगा। तो s कितना आ गया फिर? 10⁻⁻7, ये आ गया मोलार सोल्यूबिलिटी। सुनो इधर, अबे ध्यान दो ना गधो, ये मोलार सोल्यूबिलिटी, इसका यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब। ये हो गया पहला आंसर। अपने को दो आंसर पूछा इधर, तो पहला आंसर हमने निकाल लिया,
पहला आंसर हमने निकाल दिया ये। अब हमको वो जो कल मैंने रिलेशन बताया था सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला क्या है? हाँ, मोलार सोल्यूबिलिटी इनटू मोलार मास। और व्हाट इज मोलार सोल्यूबिलिटी? अबे ये जो एस निकाला है और क्या? हाँ, मल्टीप्लाई करो इसको मोलार मास से, तो मोलार सोल्यूबिलिटी है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁷ और मोलार मास है 187.8। देखो कितना आता है आंसर। तो इसका आंसर आएगा 1.35 इंटू 10 के पावर में -4 ग्राम पर लीटर। लिखना मत भूलो, लीटर मतलब डीएम क्यूब, इधर डीएम क्यूब लिखा हुआ है तो सेम ही यूनिट है, मैंने बता चुका हूं पहले भी। तो ये है सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। ऐसे क्वेश्चन सीईटी में भी आते हैं, सेम ऐसे ही। चलो चलो जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट लिखो, इसके एमसीक्यू करने के अपने को। हो गया? हाँ, नेक्स्ट, ये चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद एमसीक्यू करेंगे। देखो अभी यहाँ पे क्या पूछा है, इफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.050 मोलार बेरियम नाइट्रेट आर मिक्स्ड विथ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.020 मोलार NaF, सेम टाइप का है, इक्वल वॉल्यूम है। देखो इक्वल वॉल्यूम है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, देखो ना 20 और 20 लिखा है ना, 20 सेंटीमीटर मतलब 20 ml, तो टोटल जब आप मिक्स करोगे तो 40 ml हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन सब दोनों का हाफ हो जाएगा। अभी जो अपने को पूछा है किसके बारे में? BF2 के बारे में। अभी इधर पे ध्यान दो, बेरियम कहां से आएगा? बेरियम, हाँ, तो बेरियम नाइट्रेट जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये जब डिसोसिएट होएगा तो क्या देगा? 2NO3-। इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है, हाँ, तो ये 100% डिसोसिएट होएगा, तो 0.050 देगा और ये देगा 2 इंटू, हाँ, तो अपने को तो ये चाहिए ना, क्योंकि अपने को यहाँ BF2 में से बेरियम चाहिए। और F कहां से आ रहा है? NaF से आ रहा है। NaF आपको क्या देगा? Na प्लस एंड F माइनस, तो NaF का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उधर? हाँ, तो ये भी कितना हो जाएगा? एंड 0.020, इसमें से F माइनस चाहिए, तो बेरियम 2 प्लस कितना है उधर? 0.050, मतलब 0.05 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 0.025 मोलार हो जाएगा। हाफ कर दो इसको, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो चुका है मिक्सिंग के बाद। और उसके बाद क्या लिखा है? F माइनस कितना है? F माइनस कितना है? 0.02 है ना, तो इसको भी हाफ कर देंगे, कितना हो गया? 0.01। वापस देखो यहाँ पे KSP लिखा हुआ है, अभी IP निकालो इनका। आयोनिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? आयोनिक प्रोडक्ट सुनो, इधर आयोनिक प्रोडक्ट निकालने से पहले ध्यान दो, BaF2 में ना 2F है, मतलब के रिएक्शन ऐसा होने वाला है, Ba2 प्लस एंड 2F माइनस गिव्स व्हाट? BaF2। इसका मतलब आपका आयनिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा, बेरियम तो पावर में 1 ही आएगा, बट F माइनस के पावर में
स्क्वायर आएगा। अभी वैल्यू पुट करो, देखो क्या आंसर आता है। (0.025 मतलब 25 इंटू 10⁻³ 25 इंटू 10⁻³ और f माइनस कितना आया? ये 0.01 मतलब 10⁻⁻1 -1 नहीं है, -2 है, -2 का स्क्वायर -4, तो ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻7 मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻6, ये आया आयोनिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब KSP से बड़ा आया क्या? KSP कितना है? 1.7 है ना? हाँ, तो फिर तो वापस प्रेसिपिटेट होएगा। तो इसका मतलब अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन solubility product. So BaF2 precipitates out. ये सब न्यूमेरिकल 2-2 मार्क्स की है, 3 मार्क्स में नहीं आता, ये सब 2 मार्क्स में ही आता है। मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल डाले एक्स्ट्रा, किसी ने देखा भी नहीं है, डाल के 3-4 दिन हो गया है। MCQs नहीं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी डाले, आयनिक इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल नहीं। आज MCQ नहीं, अभी मैंने संडे के दिन डाला है, संडे देखो जाके, आयनिक इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल। कृष्णा क्या चालू है तुम्हारा? क्या? अच्छा अच्छा, क्यों हुआ? तो मैंने क्या सिखाया तभी, वो ग्राफ क्यों बनाया? तुम्हारे बुक में ग्राफ भी नहीं बना था, तब भी ग्राफ बना के बताया मैंने। हाँ, कि आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए जितने आयंस चाहिए उससे ज्यादा प्रेजेंट है सोल्यूशन में। तो आयनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, क्योंकि आयंस बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए उसको बैकवर्ड जाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाएगा तो सॉलिड जनरेट होगा। गधो, सॉलिड जनरेट होएगा तभी प्रेसिपिटेट आएगा। सीखा के आधा घंटा हो गया मेरे को। ये क्या बताया था मैंने इधर? जब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब के इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए आयनिक प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम मतलब KSP, तो इसको कम कैसे करना है? आयनिक प्रोडक्ट भी क्या होता है? आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? इसका वैल्यू कब घटेगा? जब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होएगा। अब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या फॉरवर्ड में कम होने वाला है? फॉरवर्ड में तो और बढ़ेगा, वो बैकवर्ड जाना चाहिए रिएक्शन, बैकवर्ड जाएगा तो सॉलिड बनेगा, सॉलिड बनेगा मतलब प्रेसिपिटेशन होने वाला है। इसके न्यूमेरिकल है अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। हाँ बोलो। हाँ होने तो दो पहले। क्राइस्ट ना, क्राइस्ट एकेडमी। तेरे सब, तेरे कॉलेज वाले सब गायब है आज। अभी चुप बैठो। सॉल्युबिलिटी, हाँ सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन करो पहले। ओके अभी सॉल्युबिलिटी, ओए मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर ही न्यूमेरिक MCQs बचे हुए, बाकी हमने सारे टॉपिक कर लिए। तो पहला क्वेश्चन है
कैलकुलेट द solubility product of a sparingly soluble salt Ba at 27 if its solubility is, तो ये वैल्यू किसका है? तो यार ये सॉल्ट 1:1 है, बी ए लिखा है, तो हाँ, तो बी ए आपको बी प्लस ए माइनस देगा। तो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ट्रिक बताया, 1:1 सॉल्ट अगर होगा तो के एस पी इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। तो आपको एस गिवन है तो स्क्वायर करना है उसका, तो इट इज कितना है वो वैल्यू? 1.8 इंटू 10 के पावर में -5 का स्क्वायर। हाँ, क्योंकि 18 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 342 होता है, बराबर बोलो ना। हाँ 824, हाँ 324 होता है, सॉरी 324। तो 3.24 इंटू 10 रेज टू -10 -5 का पावर। लास्ट बेंच, ध्यान तुमको यार सीखना है कि नहीं सीखना है? हाँ नहीं, तुम्हारा भी वही हाल है, नथिंग स्पेशल। 3.42 इंटू 10 रेज टू -10 आ जाएगा, क्योंकि 1.8 का आप स्क्वायर लोगे तो 3.24 आता है। सेम क्वेश्चन है, बट इस बार उन्होंने उल्टा करके पूछा है। देखो, इस बार बोला है कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी, एंड वही सेम सॉल्ट है, इफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, वापस 1:1 सॉल्ट है बी ए, तो इसका मतलब मुझे सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो रूट ऑफ के एस पी, तो रूट में वैल्यू 4.9 है, उसको 49 बना देते हैं, और वो -13 है ना, -14 कर देते हैं, इट बिकम्स 7 इंटू 10 रेज टू -7। तो वही रिपीटेड है। करो ये वाला सॉल्व, ये वाला सॉल्व करो खुद से। जल्दी 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 सॉल्व करो। हाँ क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कौन सा सॉल्ट है, कौन सा उसको, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा सॉल्ट है? 1:1 है कि 1:2 है? 2:2 है। हाँ, तो उसका भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट इज Ca2+, तो मैंने आज ही सिखाया 1:1 या 2:2 का टाइप रहेगा, तो सेम फॉर्मूला लगता है, S का स्क्वायर कर दो, तो S कितना दिया है, इसका स्क्वायर, -9। क्या बोल रहा है? सॉल्व करो क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे कभी सॉल्व भी कर लो।
वो जो सॉल्ट है उसको अगर आयनाइज करेंगे तो इट इज 3B2+। तो ये 2:3 है, 2:3 और 3:2 जो भी रहेगा। तो उसमें मैंने बताया था 108 आता है। तो हाँ 108 इंटू KSP नहीं, KSP/108 1/5, क्योंकि यहाँ भी उन्होंने कुछ लिखा है। तो कोई रहेगा दिमाग से पैदल तो वो भी मार्क करेगा। तो हर क्लासरूम में ऐसे लोग होते हैं ना, तो अपने क्लासरूम में भी होंगे। सेम टाइप का ही है। ए गधो, चैप्टर थोड़ी खत्म हुआ है। कॉमन आयन इफेक्ट लास्ट पॉइंट बाकी है, 8 बजे तक खत्म। कुछ नहीं, चुपचाप बैठो। कॉमन आयन इफेक्ट जो हमने ऑलरेडी बफर सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया था। अब इधर ध्यान दो सब लोग। कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर गिव रीजन भी आता है और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉमन आयन इफेक्ट, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले तो इसका स्टेटमेंट मार्क कर लो, पेज नंबर 60 पे स्टेटमेंट है। कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट्स दैट द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब होता है रुकना, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग एन आयन कॉमन टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये हमको बता रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट तब होता है जब आपके पास सॉल्यूशन में दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, और दोनों में कोई एक आयन कॉमन होगा, इधर कैटायन और एनायन, कोई भी एक कॉमन हो सकता है। तो होता क्या है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इट डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट 100%। अब वीक पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो जो कॉमन आयन होता है वो क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को सप्रेस कर देता है, कि वो खुद बहुत ज्यादा डिसोसिएट होता है, उसके वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन हो रहा था वो भी रुक जाता है, कम हो जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब जब भी ऐसा होगा, मतलब ऐसे सोल्यूशन जब भी बनाए जाएंगे जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है और दोनों में कोई एक आयन कॉमन है, वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट दिखाई देगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, और वो एग्जांपल है ये वाला। और ये एग्जांपल तुमको पता है मैंने कहां लिया था? यस, ये मैंने एसिडिक बफर में लिया था। अरे चुप बैठो रे। इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? हाँ, सॉल्ट CH3COONA जो है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होएगा।
ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? एसिडिक एसिड, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। हाँ, तो ये अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन्होंने क्या बोला, दोनों में एक आयन कॉमन है। कॉमन आयन हमको दिख गया अभी, ये वाला आयन कॉमन है, ठीक है। सो अपने पास कॉमन आयन है CH3COO माइनस। अब बात यह है कि CH3CO माइनस जो है उसका जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो यहां से आ रहा है। अब सीधी बात है, ये तो बैकवर्ड नहीं जा रहा, तो फिर सप्रेस जो हो रहा है आयनाइजेशन वो किसका हो रहा है? इसका, इसका हो रहा है। कैसे हो रहा है सुनो अभी। ये क्या करेगा, जितने भी H प्लस अंदर प्रेजेंट थे उनको कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस है। अबे समझो इसको, ये आपका जो CH3CO माइनस है ना, ये कॉन्जुगेट बेस है। और मैंने बोला था वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, एंड कॉन्जुगेट बेस इज अ गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जो भी H प्लस इसने रिलीज किया था वो सप्रेस हो गया। अब इसका डिसोसिएशन क्या हो चुका है, रुक गया है। मतलब ये फॉरवर्ड में नहीं जा रहा, एक्चुअली ये बैकवर्ड जा रहा है। क्यों बैकवर्ड जा रहा है? इसने H प्लस कंज्यूम करना स्टार्ट कर लिया। अब जैसे ही H प्लस कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है उसने, तो देखो ऐसा कुछ होने वाला है। CH3COO माइनस और जो H प्लस आपका एसिडिक एसिड से आया था वो आपको क्या देने वाला है? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, बराबर है कि नहीं? तो अंदर अनआयोनाइज्ड एसिडिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सप्रेस करना। क्योंकि ये भी फॉरवर्ड में जा रहा था, बहुत ज्यादा नहीं, बट पार्शियली तो डिसोसिएट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है विच इज कॉमन टू दिस, वो क्या कर रहा है, इसके आयनाइजेशन को सप्रेस कर रहा है, रोक दे रहा है। क्योंकि अगर ये इसके साथ कंज्यूम होने लगेगा तो ये फॉरवर्ड कैसे जाएगा? तो बैकवर्ड जाएगा, तो ये बनने लगेगा, बराबर है। इससे सोल्यूशन के पीएच में इंपैक्ट होगा। क्या होएगा बोलो? पीएच बढ़ेगा, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ है। हाँ, क्योंकि H प्लस कंज्यूम हुआ है। अरे समझा कि नहीं भाई? H प्लस कंज्यूम हुआ ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हुआ? डिक्रीजेस। तो पीएच क्या होगा? पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट से पीएच में चेंजेस आता है। एक्चुअली इसको बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। अभी 11th वाले ऐसा मत बोलो कि सुना नहीं है कभी। ली चैटलियर प्रिंसिपल में ये बताया गया था कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है, अभी ये इक्विलिब्रियम पे था, हाँ, सुखी से था एकदम, सुख सुख समृद्धि वाली जिंदगी जी रहा था। क्या हुआ इसके साथ? इसने आया, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, क्योंकि इस साइड में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। सी, रिएक्शन को ये नहीं पता कि ये एसिटेट यहां से आया है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है वो। रिएक्शन को इतना मालूम है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है राइट साइड में, तो बैलेंस करने के लिए इसको लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा, समझा? तो ये रिएक्शन जो है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि जब आपके रिएक्शन में कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, इक्विलिब्रियम पे जितना चाहिए था उससे ज्यादा हो गई, तो अगर मान लो रिएक्टेंट ज्यादा है
तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने लगता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ता है, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो फिर वो रिएक्टेंट वाले साइड में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या हुआ है, बैकवर्ड आया ही रिएक्शन, क्योंकि यहां पे जो एसिटेड आयन है वो कौन से साइड में है, प्रोडक्ट वाले साइड में। इट मींस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन द इक्विलिब्रियम। तो अगर रिएक्शन को वापस इक्विलिब्रियम में आना है तो इस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। वो कम तभी करेगा ना जब वो रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्ट करना स्टार्ट करता है ताकि इक्विलिब्रियम वापस आ जाए। तो उस चक्कर में क्या होता है, बैकवर्ड आना स्टार्ट होता है और एसिडिक एसिड बनना स्टार्ट होता है, इसलिए अपना H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ और पीएच बढ़ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन, देखो बताता हूं तुमको, ये तुम खुद घर पे करना। इन्होंने कैन यू टेल में पूछा है और ये बेसिक बफर का ही क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, ये देखो यहां लिखा है, हाउ डज द आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH suppressed by addition of what, NH4Cl to the solution of NH। अबे बेसिक बफर है ये, इनमें कॉमन आयन देख लो कौन सा है, सेम ऐसा ही करना है, सेम ऐसा, समझ में आया? जैसा मैंने तुमको एसिडिक बफर का बताया ना, एग्जैक्टली बेसिक बफर का ऐसे ही होने वाला। ठीक है, लास्ट क्या बचा अभी, सोल्यूबिलिटी ना, हो गया क्या लिख के, ये देखो कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्यूबिलिटी। हाँ सुनो इधर, अभी मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुमको उसी एग्जांपल में समझ में आ जाना चाहिए था कॉमन आयन इफेक्ट से सोल्यूबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा है, सोल्यूबिलिटी बढ़ी है या कम हो गई है। हाँ, सोल्यूबिलिटी बेटा कम हो जाती है, क्योंकि अगर तुमने देखा होगा उधर अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड बन रहा था, अब अगर अनआयोनाइज्ड एसिडिक एसिड बन रहा है इसका मतलब पहले जो डिसोसिएट हुआ था वो फिर से प्रेसिपिटेट होने लगा, तो फिर तो बैकवर्ड आया ना रिएक्शन में। हाँ, तो मैं सिर्फ एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट बाय कॉमन आयन इफेक्ट, तो उसमें तुम्हारे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब है ना, इसमें मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, एग्जांपल में क्या ले रहा हूं सुनो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं इनका, AgNO3 एंड AgCl। अब AgNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, AgNO3 पूरा 100% डिसोसिएट करना है आपको, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको। तो ये जो है 100% डिसोसिएट होके हमको देगा Ag+ एंड NO3-। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इधर लिख के रखो भाई। ओके, और जो आपका AgCl है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, इधर इक्विलिब्रियम आएगा। अरे मुंह बंद करके लिखो ना, तुमको यार लिखते टाइम बात करना जरूरी है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब यहां पे कॉमन आयन हमको दिख गया है, Ag+ इज द कॉमन आयन जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है। ठीक है, तो अब Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन जो हाई हुआ है वो AgCl की वजह से नहीं है, दैट इज ड्यू टू AgNO3 लार्ज कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि आपके प्रोडक्ट में Ag+ ज्यादा हो गया है। अभी मेरी रिएक्शन को नहीं मालूम है ना Ag+ यहां से आया है, बट Ag+ ज्यादा हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम वापस अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए क्या करेगा, ये Ag+ रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा Cl- के साथ। अब क्योंकि हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारा कॉमन आयन जो है वो Ag+ है, तो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा कैसे, जो एक्स्ट्रा Ag+ आया इतना सारा वो कम कैसे होगा, उसको रिएक्ट करना पड़ेगा Cl- के साथ। तो अगर Ag+
Cl माइनस के साथ रिएक्ट करने लगा, मतलब कंजम्पशन हो गया इसका, तो फिर यहां पे आपका जो इक्विलिब्रियम है, ये देखो क्या बनने लग रहा है, AgCl बनेगा। मतलब कि आपका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। अरे यस और नो, फॉरवर्ड लिखेंगे बैकवर्ड लिखेंगे? इसी रिएक्शन के हिसाब से तो फॉरवर्ड ही लिखूंगा ना, ये कंबाइन होके ये बन रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स। हाँ, अगर वो AgCl यहां लिखता तो बैकवर्ड बोल देता मैंने ऐसा लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? ये इसके साथ कंज्यूम हो रहा है ना, AgCl बन रहा है, तो AgCl बन रहा है मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे प्रेसिपिटेशन ऑफ क्या हो रहा है, AgCl। तो अगर प्रेसिपिटेट बनने लगा तो सॉल्युबिलिटी तो कम हो गई, मतलब जो पहले से डिसॉल्व था वो वापस बाहर आ गया सॉलिड बन के। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था, अगर कोई प्रेसिपिटेट होके बाहर आता है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो चुकी है। समझा कि नहीं? तो इससे समझा कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या हो रही है, डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ये स्टेटमेंट है, टेक्स्ट बुक में लिखा होगा कहीं पे।